गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ऑनलाइन क्लास में। हम बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक की चर्चा कर रहे थे पिछले कुछ दिनों से, जिसमें हमने जनसंख्या सिद्धांतों को पढ़ा था, जनसंख्या वृद्धि के सिद्धांतों को। उम्मीद है मैं आपको पूरी तरीके से तीनों सिद्धांतों को समझा पाया होगा। पहले हमने जो है जनांकीय संक्रमण सिद्धांत पढ़ा, फिर माल्थस का सिद्धांत पढ़ा था, फिर अनुकूलतम जनसंख्या का सिद्धांत पढ़ा था। दो सिद्धांत पहले सरल थे, तीसरे सिद्धांत में थोड़ी सी कैलकुलेशन थी। उम्मीद है मैं आपको समझा पाया। लाइव क्लास के माध्यम से मैंने आपको समझाने की कोशिश की थी, उसमें भी कई डाउट्स थे किसी के, तो डाउट्स भी मैंने क्लियर किए। आपको देखना हो तो देख लीजिए, आप लाइव क्लास यूट्यूब पे मेरे पड़े हुए हैं, वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। वहाँ पे कुछ लोगों ने सवाल किए थे, सर ये क्या है। आपके भी कुछ सवाल होंगे, हो सकता है कॉमनली वो सवाल उन्होंने भी पूछे होंगे, तो आप देख सकते हैं, वहाँ जा करके आपको मिल जाएगा सब। चलिए, आज इस क्लास में हम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक तो नहीं है हमारा, लेकिन जनसंख्या से संबंधित ही जनसंख्या का वितरण और घनत्व, ये हमारा आज का टॉपिक है। जनसंख्या का वितरण और घनत्व ये विश्व के संदर्भ में, भारत के संदर्भ में नहीं, ठीक है। क्योंकि हम पढ़ रहे हैं आर्थिक भूगोल। आर्थिक भूगोल किसी एक देश की आर्थिक भूगोल नहीं पढ़ रहे हैं हम, संपूर्ण आर्थिक भूगोल को हम पढ़ रहे हैं। संपूर्ण आर्थिक भूगोल के अंतर्गत हम विश्व की आर्थिक भूगोल का अध्ययन कर रहे हैं, ठीक है। तो जनसंख्या भी हम पढ़ेंगे तो विश्व के संदर्भ में पढ़ेंगे, जनसंख्या का वितरण और जनसंख्या का घनत्व, ये आज का हमारा टॉपिक रहेगा। तो देखिए, अगर जनसंख्या के वितरण की बात की जाए तो जनसंख्या का वितरण विश्व में समान नहीं है, बहुत असमानताएं पाई जाती है। यूं समझ लीजिए, विश्व के 10% भाग पर, पृथ्वी जो है, पृथ्वी के 10% भाग पर विश्व की 90% जनसंख्या रहती है, और पृथ्वी के 90% भाग पर मात्र 10% जनसंख्या का निवास है। इतनी बड़ी असमानता है। कैसे है गुरुजी ऐसा? देखिए, विश्व की जो सुप्रसिद्ध नदी घाटियां हैं, जैसे हांगो नदी घाटी, जेचुआन नदी बेसिन, यांगटीसी नदी बेसिन, गंगा नदी बेसिन, ब्रह्मपुत्र नदी बेसिन, सिंधु नदी बेसिन, नील नदी बेसिन, राइन नदी बेसिन, इन नदियों के बेसिन में, इन नदियों की घाटियों में विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है। भारत के संदर्भ में बात कर लें, भारत इतना महान देश है, इतना बड़ा देश है, भारत की आधी से ज्यादा जनसंख्या जो है गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, सिंधु नदी घाटी में रहती है। बाकी का भारत बहुत विरल जनसंख्या है। आपको मालूम है, भारत में सर्वाधिक जनघनत्व पूछे तो किसका बताओगे आप? सर्वाधिक जनघनत्व बिहार का बताओगे आप। बिहार गंगा नदी की घाटी है। दूसरा पूछे तो कहाँ का बताओगे आप? पश्चिम बंगाल का बताओ। पश्चिम बंगाल गंगा नदी की घाटी है। उत्तर प्रदेश का भी काफी है। सबसे ज्यादा जनघनत्व तो भारत का दिल्ली में पाया जाता है। यमुना नदी निकल रही है दिल्ली में होकर के, 11,092 के आसपास है, 11,200 से भी ऊपर है। इतना ज्यादा जनघनत्व, क्योंकि वहां पे नदियां हैं, नदियों के स्रोत है, पानी की अच्छी आवक है, हरियाली है चारों तरफ, तो लोग बाग वहां जाके ज्यादा रहना पसंद करते हैं, जहाँ अच्छी तरीके से पानी मिल जाए, कृषि अच्छी हो, वहां पे लोग ज्यादा जाकर रहना पसंद करते हैं। ये तो भारत की बात हुई। चीन इतना महान देश है, चीन तो भारत से भी कई गुना बड़ा है। तो चीन की अधिकांश जनसंख्या उत्तरी पूर्वी चीन में रहती है। उत्तरी पूर्वी चीन, हांगहो नदी की घाटी, हांगहो नदी की घाटी में चीन की लगभग 30 से 40% जनसंख्या रहती है। सर्वाधिक जनसंख्या वही है विश्व की, ठीक है। तो इसके अलावा बात कर लें, नील नदी की घाटी में भी काफी ज्यादा जनसंख्या रहती है, ठीक है। मिसिसिपी, मिसौरी अमेरिका में है, वहां भी सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है। झीलों के किनारे जनसंख्या पाई जाती है। अमेरिका की 5 महान झीलें हैं, अमेरिका कनाडा की सीमा, वहां सर्वाधिक जनसंख्या का बसाव है। तो इस तरीके से विश्व की जो अधिकांश जनसंख्या है वो कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रों में रहती है। इस वजह से कहा जाता है, और ये आंकड़ा भी है, कहा ही नहीं जाता, बताया भी गया है, नापा भी गया है, मापा भी गया है, कि विश्व की 90% जनसंख्या विश्व के केवल 10% हिस्सों पे रहती है, और विश्व की 10% जनसंख्या विश्व के 90% क्षेत्रों पे रहती है। जैसे अंटार्कटिका है, शीत मरुस्थल है। इसके अलावा ग्रीनलैंड है, शीत मरुस्थल है। अटाकामा है, शीत मरुस्थल है। साइबेरिया है, शीत मरुस्थल है। कनाडा का ऊपरी वाला भाग, अलास्का वगैरह, शीत मरुस्थल है। यहाँ पे ये समझ लीजिए जनशून्य क्षेत्र है। इसके अलावा
विश्व के बड़े बड़े मरुस्थल है, सहारा है, थार का मरुस्थल है, अरब का मरुस्थल है, कलाहारी मरुस्थल है, पेंटागोनिया का मरुस्थल है। यहाँ विश्व में जनशून्य प्रदेश है, ठीक है। सोनोरन मरुस्थल है, इसके अलावा मंगोलिया का मरुस्थल है, गोबी वाला। इसके अलावा विश्व की बड़ी बड़ी पर्वत श्रृंखलाएं हैं, वहां भी कोई जनसंख्या निवास नहीं करती। ऊंचे ऊंचे पठार है, तिब्बत का पठार, वहां भी कोई लोग नहीं रहते। तो विश्व के अधिकांश लोग विश्व की कुछ गिनी चुनी जगह है, यानी कि कह सकते हैं 10% क्षेत्रफल पर विश्व की 90% जनसंख्या पाई जाती है। विश्व की 90% क्षेत्रफल पर विश्व की 10% क्षेत्र जनसंख्या पाई जाती है। और एक आंकड़ा और इसी के सिमिलर है, 90% जनसंख्या विश्व की उत्तरी गोलार्ध में, कौन सी गोलार्ध में बोलो, उत्तरी गोलार्ध में पाई जाती है। और केवल 10% जनसंख्या कहाँ पाई जाती है बोलो, दक्षिणी गोलार्ध। कौन सा गोलार्ध है, दक्षिणी गोलार्ध। यानी कि एक तरीके से कह सकते हैं कि ये जल गोलार्ध है और ये स्थल गोलार्ध, क्योंकि यहाँ पे जल ही जल है। महासागर कई सारे पाए जाते हैं, हिंद महासागर है, दक्षिणी ध्रुव महासागर है, इसके अलावा प्रशांत और अटलांटिक महासागर का हिस्सा भी है। तो महासागर है ज्यादा, इसमें जल ज्यादा पाया जाता है। दक्षिणी अक्षांश में आता क्या है, देखिए दक्षिणी अक्षांश सॉरी दक्षिणी गोलार्ध में क्या आता है, देखिए दक्षिणी गोलार्ध में कितनी सी चीजें आती है। ये आपका एक तो ये अमेरिका का इतना भाग आता है, अफ्रीका का ये इतना वाला भाग आता है अफ्रीका का, ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया आता है, यही तो आता है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया में विश्व की 0.54% जनसंख्या निवास करती है, जबकि 5 या 6% क्षेत्रफल है इसका पूरी दुनिया में, ठीक है। यहाँ भी बहुत कम निवास करती है, यहाँ केवल एक ब्राजील है बड़ा देश और एक अर्जेंटीना है बड़ा देश, यहाँ पे ये निवास करती है। यहाँ पे साउथ अफ्रीका एक बड़ा देश है जहाँ पे ज्यादा जनसंख्या निवास करती है, कांगो वगैरह भी इतने बड़े देश नहीं है। तो ये है, और यहाँ पे एक छोटा सा देश न्यूजीलैंड भी है। न्यूजीलैंड में कितनी जनसंख्या है, लाखों में है जनसंख्या, करोड़ों में तो नहीं है। तो ये देखिए इतनी कम जनसंख्या दक्षिणी गोलार्ध में निवास करती है। बाकी उत्तरी गोलार्ध में आपको मालूम है पूरा तो अमेरिका है, ये आपका अमेरिका सॉरी ये अमेरिका है पूरा तो, ठीक है। इतना होने के बाद भी इतना ये आपका इसमें आ जाता है। इसके बाद ये आपका यूरोप है, यूरोप में भी अफ्रीका आ जाता है, आधा आधा अफ्रीका। अफ्रीका में बड़े देश आ जाते हैं, नाइजर नाइजीरिया 2 बड़े देश है, मिस्र है, ये सब उत्तरी गोलार्ध में आ रहे हैं। भारत है, भारत भी उत्तरी गोलार्ध में आ जाता है। चीन है, ये तो सबसे बड़ा आपको मालूम है। रूस है, यूरोप के सारे देश है, ये सभी उत्तरी गोलार्ध, ताइवान जापान वगैरह सब उत्तरी गोलार्ध में आते हैं। तो कह सकते हैं कि उत्तरी गोलार्ध में विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या, यानी कि 90% जनसंख्या उत्तरी गोलार्ध में, 10% जनसंख्या कहाँ पाई जाती है, दक्षिणी गोलार्ध में पाई जाती है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। घनत्व बात कर लेते हैं। विश्व का घनत्व मात्र 44 है। कितना है, विश्व का घनत्व 44 है, यानी कि विश्व पूरे विश्व में देखा जाए तो 1 किलोमीटर क्षेत्र में 44 जनसंख्या निवास करती है, याद रह जाएगा। चलिए अब देखते हैं, हम कुछ आंकड़े हैं, उन आंकड़ों को देख लेते हैं, ठीक है। आंकड़े याद करने हैं, वो आंकड़े आप देख लीजिए, ठीक है। 11 जुलाई, कितनी जुलाई, 11 जुलाई 1987, 11 जुलाई 1987 को विश्व की कुल जनसंख्या पहुंच गई थी 5 अरब। बोलो कितनी, 5 अरब। 11 जुलाई, 1 अरब को 1 बिलियन कहते हैं, ठीक है। तो 5 बिलियन जनसंख्या विश्व की हो गई थी। 1 मिलियन को 10 लाख कहते हैं। तो 5 अरब जनसंख्या 11 जुलाई 1987 को पहुंच गई थी विश्व की। तभी से यह तारीख हमने पकड़ ली और 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया। याद रह जाएगी बात। 11 जुलाई 1987 को विश्व की जनसंख्या कितनी पहुंच गई, बोलो। विश्व की जनसंख्या पहुंच गई थी 5 अरब, और तभी से क्या मनाया जाता है, विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है, ठीक। 12 अक्टूबर 1999, 12 अक्टूबर 1999 तब विश्व की जनसंख्या पहुंच गई थी 6 अरब। कितनी बोलो, 6 अरब।
कितनी तारीख को? 12 अक्टूबर, 6 अरब हो गए। और 31 अक्टूबर को, 31 अक्टूबर को यानी कि 31 अक्टूबर 2011, 31 अक्टूबर 2011 को विश्व की जनसंख्या पहुंच गई थी 7 अरब के पास, ठीक है। और वर्तमान में भी विश्व की जनसंख्या 8 अरब के तकरीबन ही मानी जाती है, ठीक है। वर्तमान में अब आंकड़े आएंगे नए 2021 में, अगले साल, तो देखते हैं कितना आंकड़ा, क्या फर्क पड़ता है। वैसे भारत की जनसंख्या में तो बहुत कुछ फर्क पड़ने वाला है भाई, ठीक है। लॉकडाउन के अंदर बहुत कुछ जनसंख्या में फर्क पड़ेगा भारत की में। अब देखते हैं तीव्र गति से बढ़ती है या फिर क्या होता है। चलिए, 11 जुलाई 1987 को 5 अरब हो गई थी। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। 12 अक्टूबर 1999। अब देखिए, हम देख लेते हैं थोड़ा सा, ये आंकड़ा देख लेते हैं कि जनसंख्या 1 अरब कितने सालों में बढ़ी। देखिए 87 से लेकर के 99 तक 12 साल होते हैं। कितने होते हैं? 12 साल। 12 साल में विश्व की जनसंख्या कितनी बढ़ेगी? 1 अरब। और 99 के बाद 11, ये भी 12 साल होते हैं। 12 साल में यहाँ भी 1 अरब बढ़, यानी कि इसका मतलब ये है कि अब तक जनसंख्या पहले के मुकाबले बहुत तीव्र गति से बढ़ रही थी, लेकिन अब स्थिर हो गई लगभग, ठीक है। विश्व की जनसंख्या की बात है। अब 8 अरब कब होती है, देखने वाली बात यह है, ठीक है। चलिए, विश्व की जनसंख्या ये इतनी हो गई है। अब देखें विश्व की जनसंख्या 8 अरब कब होती है। अब देखिए दूसरा फैक्ट क्या है। पहला फैक्ट तो हमने बताया जनसंख्या से। दूसरा फैक्ट है विश्व की लगभग 75% जनसंख्या, कितनी? 75% जनसंख्या कहां निवास करती है? विश्व की 75% जनसंख्या निवास करती है एशिया और अफ्रीका और दक्षिणी अमेरिका, साउथ अमेरिका। ये एशिया, अफ्रीका, साउथ अमेरिका, ये तीनों ही महाद्वीप कैसे हैं? विकासशील महाद्वीप, ठीक है। इन विकासशील महाद्वीप कहा जाता है, विकसित नहीं है, विकासशील। यानी कि विकसित महाद्वीप कह सकते हैं अमेरिका को, यूरोप को, उत्तरी अमेरिका को, यूरोप को, ऑस्ट्रेलिया को। तो यहाँ पर बचे कुछ तीन महाद्वीप और बच रहे हैं। यहाँ पर विश्व की लगभग कितनी जनसंख्या पाई जाती है? 25% जनसंख्या कहाँ पाई जाती है? नॉर्थ अमेरिका में, इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया में और यूरोप में, ठीक है। मिल जाएगी बात आपको यार, मुश्किल नहीं है, आसान आंकड़ा है। विश्व की लगभग 75% जनसंख्या विश्व के 3 महाद्वीपों में पाई जाती है, जिसमें से भी लगभग 60% जनसंख्या तो अकेले एशिया में पाई जाती है। भाई विश्व की लगभग 60% जनसंख्या तो एशिया में पाई जाती है। 2 को तो हमने फालतू में लिया है, लेकिन इसलिए लिया है क्योंकि ये एशिया के सिमिलर महाद्वीप है, अफ्रीका और अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका नहीं, दक्षिण अमेरिका। और जबकि उत्तरी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप, ये जो विकसित महाद्वीप की श्रेणी में आते हैं, विकसित महाद्वीपों में विश्व की लगभग कितने प्रतिशत जनसंख्या पाई जाती है? केवल 25% जनसंख्या पाई जाती है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं हम जनसंख्या के बारे में। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या कहां पाई जाती है? भाई ये तो सभी को मालूम होगा, आपको बचपन से पढ़ते आ रहे हैं हम। 2011 में मैंने तो 10वीं पास की थी, ठीक है। तो तब से ही मैं पढ़ता आ रहा हूँ 2011 की जनगणना। 2012-13 में किताबें छप गई थी 2011 की। उससे पहले हम भारत की जनसंख्या का आंकड़ा तो पढ़े नहीं, उससे पहले तो शायद पढ़ा, याद भी नहीं होगा मुझे। 102 करोड़ जनसंख्या हमने पढ़ी थी 11 में, सॉरी 102 करोड़ 2001 की जनगणना के अनुसार हम पढ़ते थे। फिर 2011 में हमने 121 करोड़ जनसंख्या पढ़ना शुरू की। 102.7 करोड़ थी पहले, अब 121.2 करोड़ है, ठीक है। ये तो आपको याद होगा। देखिए विश्व के संदर्भ में सर्वाधिक जो जनसंख्या वाला देश है चीन। ये विश्व की लगभग 18.5% जनसंख्या अपने पास रखता है। आप इसे लिख लीजिए, विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या चीन 18.5% के पास है। उसके बाद दूसरे नंबर पर भारत है। भारत के पास विश्व के लगभग
17.5% जनसंख्या, 1% का ही अंतर है भाई। कितने प्रतिशत का बोलो? 1% का अंतर है। विश्व की जनसंख्या कितनी है बोलो? विश्व की जनसंख्या है गुरुजी, विश्व की जनसंख्या है लगभग 7 अरब के आसपास, 7 अरब से भी ज्यादा ही है। ठीक है, तो 7 अरब का 1% निकाल लो, और 1% बस इतनी ही दूर है हम इससे। ठीक है, 8-10 करोड़ होता होगा, 6-7 करोड़ होता होगा, इतना ही करोड़ हम चीन से पीछे। ठीक है, आने वाले कुछ सालों में चीन को पछाड़ करके हम नंबर 1 पर पहुंचे। ठीक है, और अभी तो भयंकर परिणाम आने वाले हैं, आने वाले दिनों में लॉकडाउन के परिणाम आएंगे, वो भी देखने वाली बात होगी। ठीक है, तो भारत, चीन है, चीन के बाद भारत है, और भारत के बाद यूएसए का नंबर आता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, चीन और भारत विश्व में केवल 2 देश ऐसे हैं जिनके पास 100 अरब से ज्यादा लोग हैं। 100 अरब नहीं, सॉरी, 100 करोड़ से ज्यादा जनसंख्या है। विश्व में केवल 2 ही देश है जिनके पास 100 अरब, 100 करोड़ से ज्यादा जनसंख्या, यानी कि 1 अरब से ज्यादा जनसंख्या है। उसके बाद देखिए कौन कौन से देश आते हैं, ये याद रख लीजिएगा आप। यूएसए यानी कि उत्तरी अमेरिका, लगभग 28-29 करोड़ इसके पास है। फिर उसके बाद इंडोनेशिया का नंबर आ जाता है, इसके पास भी 25-30 करोड़ जनसंख्या है, इंडोनेशिया। ठीक है, आंकड़े मैं आपको बाद में लिखाऊंगा। ठीक है, आंकड़े जरूरत भी नहीं है इनके आंकड़े की, केवल क्रम पूछ लिया जाता है कौन से किसके बाद आता है। सब पहले नंबर पे चीन है, दूसरे नंबर पर भारत है, तीसरे नंबर पर यूएस है, चौथे पे इंडोनेशिया है, 5वें पे फिर आ जाता है ब्राजील। यहां तक हो जाती है कहानी खत्म, 5 नंबर तक कहानी खत्म। फिर उसके बाद देखिए, फिर उसके बाद हमारे पड़ोसी आ जाते हैं कुछ, पाकिस्तान। अब पाकिस्तान आ गया इसमें, पाकिस्तान के बाद नाइजीरिया आ जाता है इसमें। क्या आ जाता है भाई? नाइजीरिया। ये अफ्रीका का देश है। ठीक है, अफ्रीका का एक बड़ा देश है। पाकिस्तान, नाइजीरिया के बाद आ जाता है इसमें बांग्लादेश। अब आप दिमाग लगाओ, एक अनुमान लगाओ, अगर पाकिस्तान और बांग्लादेश, पश्चिमी पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान, ये दोनों भारत में से अलग नहीं होते तो भारत की जनसंख्या कितनी पहुंचती? आप अंदाजा लगा लें, हो जाती ना। अभी तो लगभग 140 करोड़ के आसपास अनुमानित बताई जाती है। अभी 135 करोड़ मान लो, 135 करोड़ भारत की है, 20 करोड़ के आसपास पाकिस्तान की है, और 17-18 करोड़ के आसपास बांग्लादेश की है, और भी थोड़ी कम मान लो, 15 करोड़ मान लो। 20 और 15, 35 करोड़ ही हो गया। 35, 70, 170 करोड़ के मालिक होते हैं हम। ठीक है, और कई सारी जानें इनमें भी गई है, आपस में लड़ाई हुई। 1947 में जब हम जो अलग हुए, उस समय लाखों लोगों ने अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी थी दोनों देशों के लिए। कुछ लोगों ने पाकिस्तान के लिए, कुछ लोगों ने हमारे लिए करी। तो उस समय कितने लोग जो है मारे गए थे, वो लोग भी जिंदा होते तो वो लोग कितनी जनसंख्या इंक्रीमेंट करते, हम 2 अरब के मालिक हो जाते हैं। ठीक है तो ये देश है, देखिए 5 तो ये हो गए, 3 ये हो गए, पाकिस्तान, नाइजीरिया, बांग्लादेश। इसके बाद रूस है और जापान है। जापान के पास 12-12.5 करोड़ जनसंख्या है। और उसके बाद है मैक्सिको। इसको जानते होंगे आप, मैक्सिको कहाँ है? मैक्सिको एक बड़ा देश है उत्तरी अमेरिका का। उत्तरी अमेरिका में 3 ही तो देश हमको दिखाई देते हैं बस, कुल मिला के। वैसे तो 23 देश है उत्तरी अमेरिका में, दिखाई 3 ही देते हैं बस। कौन कौन से? कनाडा दिख जाता है एक तो शुरू में, फिर उसके बाद अमेरिका दिख जाता है, और फिर मैक्सिको ही नजर आता है। ठीक है, देखो ये उत्तरी अमेरिका है। ठीक है, ये हडसन की खाड़ी बनाना जरूरी होता है इसमें। ये कैलिफोर्निया हो गया, ये उत्तरी अमेरिका है आपका। और ये उत्तरी अमेरिका में यहाँ पे फिर ये कुछ देश यहाँ है, यहाँ तक उत्तरी अमेरिका, पनामा तक। ठीक है, पनामा तक उत्तरी अमेरिका। अब देखिए पनामा देश है, नहर का नाम देश के नाम पे पड़ा। यहां पर देखिए इतना तो कनाडा है पूरा। थोड़ा और ऊपर ले लीजिए इसको, ये यहाँ ले लीजिए, ये तो क्या है? कनाडा। यहाँ पे कोई सारी झीलें हैं, ये भी आपको मालूम होगा। ये इधर का ये वाला अलास्का, और यहाँ तक ये क्या है भाई? ये है आपका यूएसए, उत्तरी अमेरिका का
सबसे प्रभावशाली देश अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका। फिर उसके बाद ये देश है एक छोटा सा यहाँ पर, इसको कहते हैं मैक्सिको। और ये जो खाड़ी बन रही है इसको मैक्सिको की खाड़ी बोलते हैं। फिर बहुत सारे छोटे छोटे देश है, होंडुरास, निकारागुआ, जिबूती, जिबूती नहीं है यहाँ पे, होंडुरास है, निकारागुआ है, और इसके अलावा हैती है, बरमूडा भी आ जाता है फिर इधर। बहुत सारे छोटे छोटे, एल सल्वाडोर, ये सब देश यहाँ पर मौजूद है। ठीक है, इसके अलावा कैरेबियन प्रायद्वीप है यहाँ पर, कैरेबियन प्रायद्वीप में भी 10-15 देश है। तो वो सभी देश मिलकर के उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में कितने देश है, 23 के आसपास देश है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना होगा कि टॉप 10 देशों के नाम मैंने आपको बतला दिया। देखिए, चीन है, भारत है, यूएसए, इंडोनेशिया, ब्राजील, ये तो बड़े देश है। ठीक है, कोई सा भी ऐसा देश नहीं है इसमें छोटा सा, बड़े बड़े देश है ये। ठीक है, इंडोनेशिया भी काफी बड़ा है, बहुत सारे द्वीप है इसमें। पाकिस्तान छोटा देश है लेकिन जनसंख्या काफी है। नाइजीरिया भी क्षेत्रफल भी काफी है इसका, अच्छा बड़ा खासा देश कह सकते हैं इसको। बांग्लादेश छोटा देश है, ठीक है, लेकिन जनसंख्या काफी है। रूस तो बड़ा देश है लेकिन जनसंख्या कम है। जापान छोटा देश है, ठीक है, द्वीपों में बटा बहुत छोटा देश है, क्षेत्रफल कम है लेकिन जनसंख्या ज्यादा है। मैक्सिको भी अच्छा खासा देश है जनसंख्या के हिसाब से, ठीक ठाक है। ठीक है, विश्व में ये सभी देश। अब एशिया के संदर्भ में तो देख लिया जाए तो सबसे ज्यादा जो जनघनत्व पाया जाता है बांग्लादेश में पाया जाता है। ठीक है, सबसे ज्यादा जो जनसंख्या घनत्व पाया जाता है बांग्लादेश का पाया जाता है। और विश्व के संदर्भ में देखा जाए तो भी बांग्लादेश का नंबर आता है। ठीक है, वैसे सिंगापुर वगैरह ये छोटे छोटे देश है, यहाँ पे किसी एक स्थान पर ही है। सिंगापुर में भी विश्व का सबसे ज्यादा घनत्व पाया जाता है, जनघनत्व। हांगकांग है, वहां पे भी घनत्व ज्यादा पाया जाता है। चलिए, विश्व का जो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है महाद्वीपों के आधार पर अगर बात करें तो सबसे ज्यादा जनघनत्व एशिया महाद्वीप का ही है। ठीक है, उसके बाद यूरोप का नंबर आता है, यूरोप के बाद उत्तरी अमेरिका, फिर अफ्रीका, फिर दक्षिणी अमेरिका, और फिर आखिर में क्या है, ऑस्ट्रेलिया, जिसका जनघनत्व 1 से भी कम है। ठीक है ना, एक व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से भी उसका जनसंख्या घनत्व कम। चलिए, इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी, ज्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत आसान चैप्टर है, ज्यादा मुश्किल नहीं। बहुत मैं आपको वैसे ही पढ़ा रहा हूँ इसको, कोई सेंस नहीं है इसका। ठीक है, कोई ज्यादा परीक्षा में आने वाला चैप्टर भी नहीं है, सिद्धांत जरूर पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। कल हम एक इम्पोर्टेंट बारे में इसके बारे में चर्चा करेंगे, घनत्व के बारे में चर्चा करेंगे, और साथ ही साथ कुछ घनत्व को देखेंगे, घनत्व के प्रकार, कायिक घनत्व, पोषण घनत्व, वो थोड़े इंपॉर्टेंट है, उसको कल के वीडियो में देखेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही, तो ध्यान रखिए आपका एवरी मंडे, ठीक है, हर मंडे आपका टेस्ट लिया जाएगा। ठीक है, ये अब जब मैंने टेस्ट लिया था, कुछ बच्चों के रिस्पॉन्स आए थे मेरे पास, बहुत सारे बच्चों के, एक दो के नहीं, कई सारों के आए थे कि सर दिस इज द बेस्ट क्लास, लाइव क्लास, लाइव टेस्ट जो आता हमारा, दिस इज द बेस्ट, सबसे अच्छी क्लास अब तक की जो उनको लगी, लाइव टेस्ट वाली क्लास लगी। तो बस आपको मजा आना चाहिए, आपको अच्छा लगना चाहिए, वैसा ही हम करेंगे। ठीक है, तो आपके लाइव टेस्ट हुआ करेंगे रोजाना, एवरी मंडे। ठीक है, संडे के दिन आप तैयारी कर लिया करो, एवरी मंडे, एवरी मंडे आपका लाइव टेस्ट होगा। कहाँ होगा गुरुजी? रहमान, ज्योग्राफी विद रहमान चैनल। ठीक है, इस चैनल पर आपका लाइव टेस्ट होगा यूट्यूब पर। ठीक, क्योंकि जो हमारा मीट है, गूगल मीट, वो ज्यादा बच्चों को एक साथ जोड़ तो पाता है, लेकिन उसमें कई सारे बच्चे शोर मचाते हैं, क्योंकि बार बार में कोई रिक्वेस्ट आती है ज्वाइन की, एक्सेप्ट की, ज्वाइन की, एक्सेप्ट की, तो वहां पे थोड़ा सा डिस्टर्बेंस मैं समझता हूँ। यहाँ पे बस केवल कमेंट है, मैं आपसे प्रश्न पूछूंगा और आप उसके कमेंट के जवाब कमेंट बॉक्स में जल्दी जल्दी जवाब दिए जाएंगे। ठीक है, और ध्यान रखिएगा इस बार जो हमारी जो टेस्ट वाली सीरीज होगी, वो टेस्ट हम लेंगे केवल फर्स्ट यूनिट का, फर्स्ट यूनिट का टेस्ट होगा हमारा, केवल और केवल फर्स्ट यूनिट, ज्यादा कुछ भी नहीं है उसमें। ठीक है, फर्स्ट यूनिट का टेस्ट होगा हमारा, तो टेस्ट के लिए आप तैयार रहना।
और जितनी भी पुरानी चीज़ें हैं उनको रिवाइज कर लेना और सब आने की कोशिश करना, जितने भी है आप सब आने की कोशिश करना, क्योंकि जिस तरीके से आपके पिछले साल आपने देखा होगा यहाँ पे, पिछले साल हमारे यहाँ पे टेस्ट होते थे लाइव, सॉरी लाइव नहीं, लाइव लाइव का बार बार हमारे यहाँ टेस्ट हुआ करते थे। तो ठीक है, उसी तरीके उसी बेस पे ये टेस्ट हैं, आपके नाम वगैरह पते वगैरह सब लिखे जाएंगे, आपके नंबर वगैरह भी। ठीक है, आप 10 आउट ऑफ कितना सही जवाब दे सकते हैं वो भी आपके लिखे जाएंगे। आपके टेस्ट होते थे ना यहाँ पे, जैसे सवाल देते थे उसी तरीके का टेस्ट है। ठीक है, तो उम्मीद है आप जो भी कुछ समझाया है छोटा मोटा आपको समझ में आया होगा। मिलेंगे कल कुछ नई बातों के साथ, तब तक मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।